तो हम लोग शुरू किए हैं नीट क्रैश कोर्स। नीट क्रैश कोर्स में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पार्ट 1 में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया है और किंगडम मोनेरा भी पढ़ लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फंजाई एक क्लोरोफिलस होता है। ठीक है, एक क्लोरोफिलस का मतलब होता है कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और एक क्लोरोफिलस होता है। दे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड कॉस्मोपोलाइटन। हेटेरोट्रॉपिक में ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड सबस्ट्रेट से ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर रहा हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हों। और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये एक कॉस्मोपोलाइटन ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई क्या होता है? कॉस्मोपोलाइटन। कॉस्मोपोलाइटन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो लगभग हर जगह पाया जाता हो, जैसे एयर में भी पाया जाता हो, वाटर में भी पाया जाता हो और सॉइल में भी पाया जाता हो, मतलब हर जगह पाया जाता हो। तो फंजाई क्या है? फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस का मतलब होता है कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है, जब क्लोरोफिल एब्सेंट होगा तो इसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो इसमें हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड सबस्ट्रेट से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और पैरासिटिक क्या होता है कि लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल पे डिपेंड रहता है। ये सिम्बायोन्ट्स भी हो सकता है। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें एक या दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है। तो सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में भी ये सरवाइव कर सकता है। सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में ये फंजाई अगर एल्गी के साथ मिलता है तो लाइकेन बनाता है। अगर फंजाई हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स के साथ मिलता है तो उसको जो है तो हम लोग माइकरहाइजा कहेंगे। तो फंजाई सिम्बायोन्ट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? सिम्बायोन्ट्स दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिससे एक या दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिलता है। अगर फंजाई एल्गी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप करता है तो उसको हम लोग लाइकेन कहेंगे। अगर फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइकरहाइजा। इसमें सेल वाल जो है तो प्रेजेंट होता है। सेल वाल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और सेल वाल इसका काइटिन से बना होता है या सेलुलोज और अदर पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बन सकता है। ज्यादातर मोस्टली काइटिन से बना होता है। और काइटिन किस चीज का पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। तो किंगडम फंजाई में फंजाई जो होते हैं उसका सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन से। ज्यादातर मोस्टली किससे बना होता है?
काइटिन से, और इसमें सेलुलोज भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और लिपिड भी हो सकता है। ये मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं और अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। अलग अलग हैबिटेट में हमने बताया है कि ये सी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हर जगह जो है तो ये इनका डाइवर्सिटी रहता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंजाई फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस के फॉर्म में होता है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट फिलामेंट के फॉर्म में क्यों नहीं होता? क्योंकि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। तो फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर है और एक्सेप्शन एक है ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। तो फंजाई क्या है? फिलामेंटस है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट फिलामेंटस क्यों नहीं है? क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल का बना होता है, सिर्फ एक सेल का बना होता है। एक बार और देख लेते हैं। फंजाई जो है तो सिम्बायोन्स के फॉर्म में भी सरवाइव कर सकता है। सिम्बायोन्स क्या होता है? सिम्बायोन्स जब दो डिफरेंट स्पीसीज में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, तो इस तरह के इसको हम लोग सिम्बायोन्स कहते हैं, जिसमें एक या दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। फंजाई अगर एल्गी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप करता है तो उसको हम लोग लाइकेन कहेंगे। अगर हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ करता है तो उसको हम लोग माइकर हाइजा कहेंगे, माइकर हाइजा। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल काइटिन से बना होता है और काइटिन जो है तो पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब कि इसमें इनका जो मॉर्फोलॉजी होता है, एक्सटर्नल फिनोटाइप होता है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं और इनका हैबिटेट भी बहुत ज्यादा जो है तो डाइवर्सिफाई होता है, तो इसलिए ये डाइवर्सिटी शो करता है। फंजाई क्या होता है? फंजाई आर फिलामेंटस, फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट चूंकि यूनिसेलुलर है इसलिए ये फिलामेंट के फॉर्म में नहीं रहता है। जो फंजाई होते हैं, फंजाई में थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं, ठीक है। तो फंजाई में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हाइफी कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। नेटवर्क जो होता है, जाल, पूरा जाली नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम लोग माइसिलियम कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइसिलियम। तो बॉडी जो होती है फंजाई की, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी कहते हैं। जब हाइफी नेटवर्क बना लेता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को माइसिलियम कहते हैं, ठीक है। तो माइसिलियम के बारे में पढ़ेंगे अब। माइसिलियम सेप्टेड भी हो सकता है और एसेप्टेड भी हो सकता है, ठीक है। सेप्टेड भी हो सकता है और एसेप्टेड भी हो सकता है। जैसे कि ये माइसिलियम है, माइसिलियम में अगर क्रॉस वॉल इस तरह से बना होगा तो उसको हम लोग सेप्टेड कहेंगे। अगर इस तरह से होगा, उसमें क्रॉस वॉल बीच में नहीं प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग एसेप्टेड कहेंगे। अगर माइसिलियम एसेप्टेड होता है तो इसको हम लोग सिनोसिटिक कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिनोसिटिक कहेंगे। अगर सेप्टेड होगा, इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को एसिनोसिटिक कहते हैं, एसिनोसिटिक कहेंगे। सिनोसिटिक में क्या होता है? सिनोसिटिक में कंटिन्यूअस ट्यूब होता है, कंटिन्यूअस जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कंटिन्यूअस ट्यूब है और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सारा साइटोप्लाज्म मिल जाता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही जगह आ जाते हैं, इसीलिए जो है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड इसको हम लोग कहते हैं। तो सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब एंड फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फ्यूजन के थ्रू हो सकता है
और बडिंग के थ्रू हो सकता है। इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है और बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनेडियो के थ्रू, कोनेडियो स्पोर के थ्रू, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एक बार और पढ़ लेंगे माइसिलियम के बारे में। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम दो तरह का होता है, एसेप्टेट होता है और सेप्टेट होता है। जब माइसिलियम के अंदर, जैसे ये माइसिलियम है, इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग सेप्टेट कहेंगे और एसिनोसिटिक कहेंगे। और अगर एसेप्टेट होगा इस तरह से एसेप्टेट, कोई क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग सिनोसिटिक कहेंगे। और इसमें साइटोप्लाज्म सब मिल जाता है और बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही जगह हो जाते हैं, इसलिए जो है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कंडीशन इसमें पाई जाती है सिनोसिटिक हाइफी में। इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो फिजन होगा या तो बडिंग होगा। एसेक्सुअल में कोनिडियो होगा, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? जब दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट का प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहेंगे। प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। ठीक है, तो जो दो गैमीट है, ये दो गैमीट है, जब दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों का फ्यूजन होकर के एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है और दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है, तो इसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो है तो न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। और प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। और डाइकैरियोन स्टेज क्या होता है? जब यहाँ प्लाज्मोगैमी होता है, जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है तो उस समय न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, तो उस समय दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग डाइकैरियोन कहते हैं, डाइकैरियोन। और इसी फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। फेज ऑफ डाइकैरियोन इज नोन एज डाइकैरियोन। तो प्लाज्मोगैमी के दौरान जब प्लाज्मोगैमी होता है, फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का, तो उस समय सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है और न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता। तो दो अलग अलग सेल के एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग उसमें कहते हैं कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। और जब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डाइकैरियोन कहते हैं। और इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकैरियोन फेज। तो डाइकैरियो फेज ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ही सिर्फ पाया जाता है। तो डाइकैरियो फेज किस में पाया जाता है? सिर्फ एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है और बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल में सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी होता है सबसे पहले, सेकेंड टाइम ये दूसरी बार ये कैरियोगैमी होता है और फिर तीसरा मियोसिस होता है। तीसरा मियोसिस होता है। तो प्लाज्मोगैमी में हमने बताया कि इसमें साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। और डाइकैरियोटिक स्टेज यहाँ पे बनती है। N+N स्टेज
बनती है। प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता और डाइकैरियोटिक स्टेज यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, ये प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होता है, मतलब कि न्यूक्लियस का जो दो न्यूक्लियस होता है प्लाज्मोगेमी के दौरान बनता है, डाइकैरियोटिक स्टेज जो बनता है वो उस समय अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता, और जब फ्यूज करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, जब फ्यूजन कर लेता है तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा तो उसके बाद होता है मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर उसके बाद कैरियोगेमी होता है, फिर उसके बाद लास्ट मियोसिस होता है। तो कैरियोगेमी में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और डाइकैरियोन क्या होता है कि जब दो सेल पर सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग डाइकैरियोन कहेंगे, और इसी दो न्यूक्लियस पर सेल जो प्रेजेंट होता है इसी फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। और डाइकैरियो फेज या डाइकैरियोन सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ेंगे तो हम माइसिलियम के बारे में पढ़ेंगे कि फंजाई में जो माइसिलियम होता है वो कैसा होता है। तो फंजाई में ये फाइकोमाइसिटीज फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो ये सब क्लास है, 4 क्लासेज हैं। फंजाई को फर्दर 4 क्लासेज में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो माइसिलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब ये जैसे माइसिलियम है तो इसमें क्रॉस वाल नहीं प्रेजेंट होता है। हमने बताया है पहले कि इसमें क्रॉस वाल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सारा न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिनोसिटिक। और ये माइसिलियम इसमें ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड माइसिलियम होता है। तो फाइकोमाइसिटीज में जो माइसिलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज में जैसे ये माइसिलियम है, इसमें क्रॉस वाल प्रेजेंट होता है और सारे सब में जो है तो एक एक अपना न्यूक्लियस होता है, तो ये यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। तो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। बेसिडियोमाइसिटीज भी सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ऐसा फंजाई है जिसमें माइसिलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो ईस्ट का इस्तेमाल बियर बनाने में होता है और ब्रेड बनाने में होता है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है और इसका इस्तेमाल बियर बनाने में और ब्रेड बनाने में होता है। व्हीट रस्ट नाम की बीमारी होती है, व्हीट रस्ट गेहूं में होता है और ये पक्सिनिया द्वारा होता है। पक्सिनिया भी एक फंजाई है, तो पक्सिनिया द्वारा जो है तो व्हीट रस्ट नाम की बीमारी होती है। और एक व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा होता है। तो ईस्ट का इस्तेमाल बियर और ब्रेड बनाने में होता है। व्हीट रस्ट नाम की बीमारी पक्सिनिया फंजाई द्वारा होता है, और व्हाइट रस्ट जो बीमारी है, डिजीज है, वो एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा होता है। फंजाई का इस्तेमाल एज ए एंटीबायोटिक्स भी होता है। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन के फॉर्मेशन में भी होता है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये दोनों फंजाई हैं, दोनों का काम क्या है, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करना, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन। तो फंजाई एज ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये बीमारी भी काज करते हैं, और इनका इस्तेमाल हम लोग बियर और ब्रेड बनाने में भी करते हैं।
आगे जितने भी क्लासेज हैं सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फंजाई को फर्दर 4 क्लासेज में बांटा गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाया जाता है, डिकेइंग सड़े गले लकड़ियों में पाया जाता है, डैम्प प्लेसेज में पाया जाता है और ये एज अ पैरासाइट भी पाया जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है और ये एक्वेटिक, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेसेज और एज अ पैरासाइट भी पाया जाता है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि म्यूकोर है, राइजोपस है, राइजोपस को ब्रेड मुल्ड भी कहा जाता है, राइजोपस को ब्रेड मुल्ड भी कहा जाता है। और थर्ड है एल्ब्यूगो पैरासिटिक होता है ऑन मस्टर्ड। पैरासिटिक ये फंजाई होता है, मस्टर्ड पे ये बीमारी काज करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पक्सिनिया पढ़े हैं ना, पक्सिनिया क्या है, पक्सिनिया एल्ब्यूगो, व्हाइट रस्ट जो होता है, व्हाइट रस्ट किसके द्वारा होता है, एल्ब्यूगो द्वारा होता है। एल्ब्यूगो क्या है, फाइकोमाइसिटीज है। तो राइजोपस को ब्रेड मुल्ड भी कहा जाता है और एल्ब्यूगो जो है तो मस्टर्ड पे पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाया जाता है, डिकेइंग वुड पे भी पाया जाता है, डैम्प प्लेसेज में भी पाया जाता है और एज अ पैरासाइट भी पाया जाता है। पैरासाइट में जैसे मस्टर्ड पे पैरासाइट के फॉर्म में ये एल्ब्यूगो नाम का फाइकोमाइसिटीज फंजाई प्रेजेंट होता है। राइजोपस को ब्रेड मुल्ड भी कहा जाता है और एक और एग्जांपल लास्ट म्यूकोर। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहा जाता है। ये भी सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, डिकम्पोजर भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। तो ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है और डिकम्पोजर और पैरासिटिक भी हो सकता है। ये कोप्रोफिलस होता है। एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, कोप्रोफिलस भी हो सकता है, मतलब कि ये डंग पे ग्रो करता है, डंग पे भी ग्रो कर सकता है। डंग मतलब गोबर पे भी ये ग्रो कर सकता है, तो ये कोप्रोफिलस भी हो सकता है। ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और कुछ जो है तो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट क्या है, एस्कोमाइसिटीज में आता है और ये यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज होता है। एग्जांपल है एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, मोरल्स एंड बफल्स है एंड ट्रफल्स हैं, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल में आएगा पेनिसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड बफल्स और ट्रफल्स। न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल जेनेटिक वर्क में भी होता है। न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल जेनेटिक वर्क में भी होता है और मोरल्स एंड बफल्स एज एडिबल, खाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। खाने के लिए इस्तेमाल इनका मोरल्स और बफल्स का किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहा जाता है और बेसिडियोमाइसिटीज को और दो और नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स। तो बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है, क्लब फंजाई भी कहा जाता है और पफ बाल भी कहा जाता है। इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होता है वो जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स भी एब्सेंट होता है और सेक्स ऑर्गन्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें हमने बताया था कि फाइकोमाइसिटीज और ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। तो प्लाज्मोगैमी इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेन्स का फ्यूजन होगा, वो स्ट्रेन वेजिटेटिव भी हो सकता है और
सोमेटिक सेल्स का हो सकता है, तो उनका फ्यूजन होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा। इसका जो एग्जाम्पल है एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम भी कहा जाता है, और स्टिलागो और स्मट फंजाई भी इसको कहा जाता है, स्मट फंजाई भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है पक्सिनिया, पक्सिनिया को रस्ट फंजाई भी कहा जाता है, पक्सिनिया को रस्ट फंजाई भी कहा जाता है। और पफ बाल और टोड स्टूल है, टोड TOADSTOOL। तो एग्जाम्पल में एगेरिकस है, एगेरिकस को मशरूम भी कहा जाता है, और स्टिलागो है जिसको स्मट भी कहा जाता है, स्मट फंजाई। और नेक्स्ट है पक्सिनिया, पक्सिनिया को रस्ट फंजाई भी कहा जाता है। और लास्ट है पफ बाल्स और टोड स्टूल्स, टोड स्टूल्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज ये लास्ट है, फंजाई का ये लास्ट क्लास है। तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो अब्सेंट होता है, या तो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, या तो इसका अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट और नॉट येट डिस्कवर्ड, या तो अभी तक इसका डिस्कवरी नहीं हो पाया है। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल फेज प्रेजेंट होता है, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल फेज प्रेजेंट होता है, और एसेक्सुअल फेज में भी मेनली कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ कोनिडिया स्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एग्जांपल है कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। इसमें 3 एग्जांपल है, कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया एक बीमारी काज करता है, उसका नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज है और ये एक बीमारी काज करता है, उस बीमारी का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी नाम से मिलता जुलता एक और नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है? ये फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ये ऊमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस ऊमाइसिटीज क्लास का ये ऑर्गेनिज्म है। ऊमाइसिटीज को वाटर मोल्ड भी कहा जाता है, ऊमाइसिटीज को वाटर मोल्ड भी कहा जाता है, और ये ट्रू फंजाई इसको नहीं कहा जाता, ये दे आर नॉट ट्रू फंजाई, दे आर नॉट ट्रू फंजाई। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है? फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है, और ये ऊमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है, और ऊमाइसिटीज को वाटर मोल्ड भी कहा जाता है, और ये ट्रू फंजाई नहीं होता है, ये ट्रू फंजाई नहीं होता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स में कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल नहीं होता है, एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर, यूस्पोर और एफ्लोनोस्पोर के थ्रू होता है। और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। और फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो है बेसिडियोस्पोर्स। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है, कोनिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो स्पोर्स हैं, जितने भी स्पोर्स हैं, वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है या इंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है। तो एक्सोजीनसली का मतलब होता है कि जैसे बेसिडियम है, ठीक है, तो बेसिडियम के सरफेस पे अगर प्रोड्यूस होता है क्या चीज? स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग एक्सोजीनसली प्रोड्यूस कहेंगे, ठीक है। तो या अगर कोनिडियो 4 है, कोनिडियो 4 के सरफेस पे
ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको कोनिडियो स्पोर्स कहेंगे, उसको एक्सोजीनसली कहेंगे। तो एक्सोजीनसली का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेसिडियम हो गया और कोनिडियोफोर हो गया, उसके सरफेस पे स्पोर बनता हो तो उसको हम लोग एक्सोजीनसली कहेंगे। एक्सोजीनसली सिर्फ कोनिडियो स्पोर्स बनता है और बेसिडियो स्पोर्स बनता है। कोनिडियो स्पोर्स कोनिडियोफोर के टिप पे बनता है, कोनिडियोफोर के टिप पे बनता है, मतलब आउटसाइड ऑफ द कोनिडियोफोर बनता है, ये अंदर नहीं बनता, सेल के अंदर नहीं बनता, आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर बनता है, उसके सरफेस पे बनता है। उसी तरह से बेसिडियो स्पोर है तो बेसिडियम जो होता है, बेसिडियम स्ट्रक्चर है तो बेसिडियम स्ट्रक्चर के सरफेस पे बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्सोजीनसली कोनिडियो स्पोर्स बनता है और बेसिडियो स्पोर्स बनता है। अगर हम लोग इंडोजीनसली की बात करें तो और जितने भी स्पोर्स हैं, जैसे स्पोइस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये सारे के सारे इनसाइड स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, सैक या स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, तो उसको हम लोग इंडोजीनसली कहेंगे। तो इंडोजीनसली का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी एस्कोस्पोर्स हैं या स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, जो सैक या स्ट्रक्चर के अंदर बनता हो उसको हम लोग इंडोजीनसली कहेंगे। तो एस्कोस्पोर उसका एग्जांपल है और स्पोरेंजियोस्पोर्स एग्जांपल है। एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बनता है और स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, ये इनसाइड सेल बनता है। तो किंगडम फंजाई खत्म हो गया, लास्ट हमारा बचा है वायरस। वायरस बचा है, वायरोइड बचा है और प्रियोन्स बचा है। तो वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन सेलुलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें ट्रू सेल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, ट्रू सेल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म कैरी आउट नहीं करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ये ना ही अपने से खुद से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ना ही अपने आप को ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन सेलुलर क्यों होता है? क्योंकि ट्रू सेल स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ये अपने से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर होस्ट सेल के बाहर अगर होते हैं, अगर वायरस होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो एज अ डेड के फॉर्म में होंगे, ठीक है, डेड के फॉर्म में होते हैं। और अगर इनसाइड होस्ट होते हैं, होस्ट सेल के अंदर अगर चले जाते हैं तो उस समय क्या होते हैं, ये जिंदा हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं। तो आउटसाइड होस्ट सेल दे ट्रीट एज अ डेड ऑर्गेनिज्म और जब इनसाइड होस्ट सेल होते हैं ये, तो ये लाइव की तरह जो है तो बिहेव करते हैं। वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ये लिविंग होस्ट के अंदर रह करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ये लिविंग होस्ट सेल के अंदर जा करके अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं या करते हैं। ये लिविंग होस्ट सेल में जा करके ये इट टैक्स ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, it takes over the machinery of host cell or replicate themselves and start killing of the host. They takes over the machinery of host cell and replicate themselves, start killing of host cell. वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो आरएनए प्रेजेंट हो सकता है या तो डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। तो वायरस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड काम क्या करता है? ये इन्फेक्शन का काम करता है। ये इन्फेक्शन, यही न्यूक्लिक एसिड जो होता है यही इन्फेक्शन फैलाता है, यही सेल के अंदर जाता है और ये इट टेक्स ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल और इसकी प्रोटेक्शन का काम
इस न्यूक्लिक एसिड की प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सिड। उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सिड। और कैप्सिड जो है तो बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, उस सब यूनिट का नाम है कैप्सोमियर्स। तो प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सिड। और कैप्सिड बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, उस सब यूनिट का नाम है कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज हो सकते हैं या तो पॉलीहेड्रल फॉर्म में ये अरेंज हो सकते हैं। ये जो कैप्सोमियर्स है, कैप्सिड जो से कैप्सिड का सब यूनिट है कैप्सोमियर्स, ये हेलिकली अरेंज भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल भी अरेंज हो सकते हैं। ये हेलिकली अरेंज किस में होते हैं? टोबैको मोज़ाइक वायरस टीएमवी में। तो हेलिकली अरेंज ये जो कैप्सोमियर्स होता है वो किस में पाया जाता है? टोबैको मोज़ाइक वायरस। और पॉलीहेड्रल अरेंज कैप्सोमियर्स किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में। तो हमने क्या पढ़ा कि वायरस होता है, वायरस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड काम क्या करता है? ये इन्फेक्शन का काम करता है, ये इन्फेक्शन फैलाता है। और प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये प्रोटीन क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। इसको कोट किया रहता है, ऊपर से जो है तो कोट किया रहता है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट किया जा सके। और प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सिड। प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सिड। कैप्सिड जो है तो बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर के बना होता है और उसको हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इस सब यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर आपस में हेलिकली अरेंज भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रली भी अरेंज हो सकते हैं। हेलिकली अरेंज कैप्सोमियर किस में पाया जाता है? एग्जांपल दिया है टोबैको मोज़ाइक वायरस टीएमवी। तो हेलिकली अरेंज कैप्सोमियर किस में पाया जाता है? टोबैको मोज़ाइक वायरस टीएमवी। और पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट किस में होता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी वायरस होता है जो कि इन्फेक्शन किस में काज करता है? बैक्टीरिया में। जो साइंटिस्ट हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में जानेंगे। वायरस का नेमिंग किसने दिया था? नेमिंग ऑफ वायरस दिमित्री इवानोस्काई ने दिया था। इवानोस्काई। तो वायरस का नेमिंग किसने दिया था? दिमित्री इवानोस्काई। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था? एमडब्ल्यू बेजारिनिक ने दिया था। ये टर्म दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस। वाइवम का लिविंग और फ्लूइडम का क्या होता है? फ्लूइड। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? WM स्टैनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। तो वायरस का नेमिंग किसने दिया था? दिमित्री इवानोस्काई ने। और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया था? MW बेजरनिक ने। वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? WM स्टैनली ने। जो प्लांट वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं। तो प्लांट वायरस में कैसा न्यूक्लिक एसिड होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसमें। और एनिमल वायरस में जो होता है, जो एनिमल में डिजीज काज करता है वायरस, वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। हो सकता है दोनों में से कोई एक होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बैक्टीरियोफाज में जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन काज करता है वायरस, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो प्लांट वायरस जो होता है, जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है, वो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल वायरस में या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा।
और बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो वायरस हम लोग पढ़ लिए हैं। वायरस जो है तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। फिर नेक्स्ट होगा वायरोइड्स और प्रियोन्स। वायरोइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोटीन अब्सेंट होता है, और प्रियोन्स में सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो वायरोइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रियोन्स में सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर है और ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। तो ये आरएनए है, आरएनए फॉर्म प्रेजेंट होता है, ये कैप्सिड होता है, ये अरेंज होता है हेलिकली। तो वायरोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। वायरोइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोटीन अब्सेंट होता है। इसमें प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अब्सेंट होता है, प्रोटीन अब्सेंट होता है। ये वायरोइड्स डिस्कवर किसने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो उस साइंटिस्ट का नाम है टियोडाइनर। टियोडाइनर। वायरोइड्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? उस साइंटिस्ट का नाम है टियोडाइनर। ये एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, ठीक है, यह एक डिजीज कॉज करता है। उस डिजीज का नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायरोइड्स एक डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज का नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसमें जो आरएनए पाया जाता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू वायरस। हम लोग अगर इसके आरएनए की बात करेंगे तो इसका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है, लो होता है। नेक्स्ट होगा प्रियोन्स। प्रियोन्स सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, तो प्रियोन सिर्फ प्रोटीन से बना होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। ये दो टाइप का डिजीज कॉज करता है। पहला डिजीज का नाम है बोविन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इन कैटल, ठीक है, पहला डिजीज का नाम क्या है? बोविन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इन कैटल। और सेकेंड डिजीज का, दूसरा डिजीज का नाम क्या है? सीआर जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस। तो ये दोनों बीमारी ये प्रियोन्स द्वारा होता है, ठीक है, प्रियोन्स द्वारा होता है और ये दोनों बीमारी एनालॉग्स होते हैं। एनालॉग होते हैं मतलब कि दोनों प्रियोन्स से होता है और दोनों का काम है कि दोनों जो काम करता है वो ब्रेन का डीजनरेशन करते हैं, ठीक है, तो दोनों का काम सेम होता है और ये होता भी सेम उससे ऑर्गेनिज्म से बीमारी है जैसे प्रियोन से होता है दोनों। ये भी बीमारी बोविन स्पोंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी और सीआर जैकोब डिजीज दोनों का दोनों प्रियोन से होता है और दोनों का फंक्शन जो है तो सेम है। दोनों का फंक्शन सेम है कि मतलब ये ब्रेन का डीजनरेशन करते हैं, ठीक है, स्पोंजी डीजनरेशन ऑफ ब्रेन। तो दोनों काम क्या करते हैं कि ब्रेन का डीजनरेशन करते हैं, इसलिए ये दोनों एनालॉग होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फंक्शन तो सेम है लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये कैटल में पाया जाता है और ये ह्यूमन में, सीआर जैकोब डिजीज ह्यूमन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइकेंस। लाइकेंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? एल्गी का और फंजाई का। तो किस किस का होता है? एल्गी का और फंजाई का। एल्गी को फाइकोबियोन्ट भी कहा जाता है और फंजाई को क्या कहा जाता है? माइकोबियोन्ट। तो एल्गी को क्या कहा जाता है? फाइकोबियोन्ट। एल्गी फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होता है, ये फूड बनाता है थ्रू फोटोसिंथेटिक और फूड बना करके इसे फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। फंजाई को क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। और फंजाई क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है और ये क्या काम करता है कि एल्गी के लिए शेल्टर, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है। तो एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका किसका? एल्गी का और फंजाई का। एल्गी को फाइकोबियोन्ट भी कहा जाता है और फंजाई को माइकोबियोन्ट भी कहा जाता है।
एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है और फूड बना करके इसको फंजाई को भी देता है और अपने भी काम चलाता है। और वही हम लोग फंजाई की बात करें तो ये हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, लेकिन ये एल्गी के लिए शेल्टर रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है और मिनरल प्रोवाइड करता है और वाटर प्रोवाइड करता है। लाइकेन को पोल्यूटेंट इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है। लाइकेन इज आल्सो नोन एज पोल्यूटेंट इंडिकेटर। ये जहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, अगर ज्यादा जहाँ पे रहेगा तो वहां से क्या होगा, लाइकेन जो है तो खत्म हो जाता है, वहां लाइकेन शो नहीं होता है। और जहाँ पे कम रहेगा वहां पे लाइकेन ज्यादा रहता है। तो लाइकेन जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा रहता है वहां पे ये हट जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं वहां से, तो इसलिए इसको पोल्यूटेंट इंडिकेटर कहते हैं, इसलिए इसको पोल्यूटेंट इंडिकेटर कहते हैं। तो अब आप लोगों का क्या हो गया, खत्म हो गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। तो नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।